राघव, ठीक है। इट इज अ program to check a number is prime or not, ठीक है। अब यार अब मेरे को एक चीज बताओ, कितने लोग सबसे पहले आएंगे और जब ये वाला कमेंट पढ़ेंगे तो क्या सबको एक चीज क्लियर होगी कि ये कोड कर क्या रहा होगा, कि ये प्राइम नंबर कर रहा होगा, है ना? यस सर। क्या समझने में मदद होगी कि ऐसे ही तुम लोग ये कमेंट पढ़ोगे तो तुम लोग को दो चीजें पता चलेंगी, क्या कि अच्छा किसी राघव नाम का बंदा था तो उसने ये कोड लिखा है, और क्या तो ये कोड कर क्या रहा है, अच्छा ये कोड ये कर रहा है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक कर रहा है। तो क्या तुम लोग को एक आइडिया लगा कि कमेंट्स किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। तो एक एडवाइस है, अभी से फॉलो करोगे तो आगे बहुत फायदा होगा। जब भी आप एक कोड कर रहे हो, डू पुट कमेंट्स। जब भी आप एक कोड कर रहे हो उसमें कमेंट्स जरूर दो, ताकि ऐसा कोडिंग में ऐसा होता है कि आपने एक कोड आज किया है और वो हो सकता है कि आप उसको 1-2 महीने बाद देखो। अगर आप उसमें एक छोटा सा कमेंट डाल दोगे तो वो कोड आप कभी भी जिंदगी में देखो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये कोड मैंने लिखा था और ये काम करता है। तो रिवाइज करने और या फिर कोई करने में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जब भी कोड करना कमेंट जरूर डालना, ठीक है। चलो, हाँ, तो ये यार ये ना बहुत अच्छी चीज है, आइडेंटिफायर्स। तो यार एक चीज बताओ, आइडेंटिफायर से आप लोगों को क्या समझ में आता है? आइडेंटिफायर से आइडेंटिफायर्स मतलब कुछ तो समझ में आता होगा ना? जो किसी भी चीज को मतलब आइडेंटिफाई करके उसका पता लगा सके कि ये क्या चीज है। हाँ, एग्जैक्टली आइडेंटिफायर इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कि कोई चीज जो हमें आइडेंटिफाई करवा सके। तो फॉर एग्जाम्पल यार, जब मैं बोलता हूं तुम लोग को जब मैं बोलता हूं तुम लोगों को कि यार डोमिनोज, मैंने बोला डोमिनोज, तो तुम लोग को क्या चीज आइडेंटिफाई हुई कि डोमिनोज क्या करता होगा? पिज्जा बनाता होगा, यस सर। है ना? डोमिनोज पिज्जा ही तो बनाता है। मैकडोनल्ड्स बोला तो बर्गर याद आ जाएगा। तो यार ये सब चीजें, डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, ये सब चीजें हमारे लिए क्या हुई? एक तरीके से सोचो तो आइडेंटिफायर्स हुई, क्योंकि जब भी तुम डोमिनोज बोलते हो तो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पिज्जा खाने जा रहे हो, है ना? जब तुम बोलते हो स्कूल, तो स्कूल से क्या आइडेंटिफाई होता है? स्कूल से आइडेंटिफाई होता है कि एक जगह है जहां पे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो स्कूल इज एन आइडेंटिफायर। वैसे ही सी में है। तो सी में क्या होता है कि सी में कभी कभी आपको वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। कभी कभी क्या, हर टाइम आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन का नाम डिफाइन करना होता है। तो उस केस में हम जो भी लिखते हैं वो हमारे लिए आइडेंटिफायर्स होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस चीज का एग्जाम्पल देता हूँ। यार ऐसे समझो, एक पल के लिए हम ये बात हटा देते हैं। एक कोड है, ठीक है। एक कोड ऐसा है जो हमारे जो फंक्शन है ना, उसमें हम एक वैल्यू ले रहे हैं इंट ए और इंट बी करके। मतलब इंट ए इंट बी मतलब दो इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू ए, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और उस फंक्शन में कर क्या रहे हैं? उस फंक्शन में हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया इंटीजर सी का, और उसमें किया क्या? बी माइनस ए। चलो अच्छी बात। और हमने किया क्या? प्रिंट कर दिया उसको, प्रिंट एफ परसेंटेज डी सी में। चलो, और मैंने ना अपना कोड बंद कर दिया, ठीक है। तो यार ये अब मैंने इस पे एक कमेंट भी दिया।
देखो तो यार अब क्या हुआ, मैंने कमेंट क्या दिया, कोड टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, ठीक है। तो मैं इस कोड में क्या कर रहा हूँ कि भाई दो इंटीजर वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है, उन दो इंटीजर्स वैल्यू में सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहा हूँ, और उनका जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि इस फंक्शन का नाम मुझे क्या रखना चाहिए। क्या मैं इस फंक्शन का नाम ये रख सकता हूं, एडिशन फंक्शन? क्या ये नाम सही रहेगा इस फंक्शन के लिए? हेलो गाइस, मान लो कि एक फंक्शन हम लोग ने लिखा और वो कर क्या रहा है कि दो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहा है, और जो भी रिजल्ट आया है उस सब्ट्रैक्शन का वो प्रिंट कर दे रहा है। तो क्या मैं इस फंक्शन का नाम ये है, एडिशन फंक्शन रख सकता हूं? आप लोग हाँ या ना में कुछ बोलोगे? नो सर। तो अगर मैंने एडिशन फंक्शन बोला तो आप लोग के माइंड में क्या आइडेंटिफाई होता है कि ये फंक्शन एडिशन करेगा, राइट? यस सर। यस सर। इसीलिए क्या मैं इस फंक्शन का नाम, सॉरी अगेन मैंने सब्ट्रैक्शन फंक्शन लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। तो अब ये चीज देखो यार कि आइडेंटिफायर समझ में आया कि हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। यस सर, समझ में। आइडेंटिफायर ठीक है, चलो तो यार चलो एक चीज और आइडेंटिफायर्स में मैं तुम लोग को थोड़ा सा, ये एक छोटा सा रूल है, ये सारे रूल्स मुझे सी में एक्चुअली तुम लोग को बताने पड़ेंगे, थोड़ी सी ये थियोरेटिकल क्लास रहेगी, लेकिन जब तक आप ये रूल्स नहीं समझोगे वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड फॉर कोडिंग। तो ये सबको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हो तो आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी एक चीज जो आइडेंटिफायर्स में मैं आपको और बताऊंगा कि आइडेंटिफायर्स में आप क्या क्या यूज कर सकते हो। आइडेंटिफायर्स में आप ए से लेके जेड तक कुछ भी यूज कर सकते हो, कितना भी बड़ा नाम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप बीच में 0 से लेके 9 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, 0 से लेके 9 भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या, राघव 05, ये भी आपके लिए एक आइडेंटिफायर है सी में, लेकिन आप कभी भी ऐसे नहीं यूज कर सकते 05 राघव, ये आइडेंटिफायर नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। आप चाहो तो बीच में भी यूज कर सकते हो राघव 05, ये भी एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। और एक अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। फॉर अंडरस्कोर का मतलब, फॉर एग्जांपल ये भी एक आइडेंटिफायर है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आइडेंटिफायर्स के लिए सी में क्या है, तो लाइन 15 और 16 देखो, एक में कैपिटल आर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक में स्मॉल आर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सी के लिए ये होगा आइडेंटिफायर 1 एंड ये वाला होगा आइडेंटिफायर 2। तो क्या होगा, इसमें अपर केसिंग और लोअर केसिंग फॉलो होती है। तो अगर आपने कोई भी चीज कैपिटल से शुरू की है तो वो अलग आइडेंटिफायर होगा, या अगर आपने कोई चीज स्मॉल से लिखी है तो वो सी के लिए अलग आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। तो ये 2-3 रूल्स थे, ये आपको क्लियर हो गए? हेलो, यस यस सर। चलो ठीक है। तो यहाँ से यार अब हम लोग आते हैं कीवर्ड्स पे। तो यार कीवर्ड्स सिर्फ इतना समझो कि हर लैंग्वेज में या फिर हर पूरी दुनिया में कुछ पर्टिकुलर चीज होती है जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, राइट? जैसे
तो वैसे उन सब चीजों को हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। सी में ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे जो आइडेंटिफायर्स बोल दो एक तरीके से, जिनका एक स्पेशल मीनिंग ही है, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एल्स, इफ एल्स एक होता है कीवर्ड, एक कीवर्ड होता है लॉन्ग, एक कीवर्ड होता है जो मैं आपको इजीली समझा सकूं, इफ हो गया, एक कीवर्ड होता है डिफॉल्ट, एक होता है इंट मतलब कि इंटीजर, एक होता है वॉइड मतलब कि खाली, ये भी बताऊंगा वॉइड का मतलब क्या है। तो ऐसे समझो यार कि आप लोग की लाइफ में आप लोग के पेरेंट्स कीवर्ड्स हैं क्योंकि उनका एक स्पेशल मीनिंग है आपकी लाइफ में, तो क्या वो आपके लिए एक कीवर्ड्स हैं क्या? मतलब कीवर्ड्स नहीं है क्या? मतलब स्पेशल मीनिंग नहीं है क्या पेरेंट्स का? है सर, है। अब मतलब हाँ यार, इसमें तो कम से कम सब जवाब दो। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि सब बाकी सब मतलब यार एक चीज बताओ, सबको मम्मी मम्मी बोलने लगते हो क्या? ऐसा तो नहीं है। एक पर्टिकुलर वुमेन होंगी, एक पर्टिकुलर लेडी होंगी, उन्हीं को तो जाके आप मम्मी बोलोगे। मतलब ऑफ कोर्स सबकी अलग अलग मम्मी होती हैं, तो आप सबको तो मम्मी मम्मी नहीं बोलोगे ना। तो सी में कीवर्ड्स एक तरीके से पेरेंट्स हैं सी के, जो जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और उनको आप एज अ आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज याद रखना। ऑफ कोर्स इसकी लिस्ट है, मेरे ख्याल से आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 बार गो थ्रू करोगे तो आप लोग अपने आप याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो आई विल मेक श्योर कि हम लोग इतनी कोडिंग करें साथ में, इतनी कोडिंग करें कि आपको ये लिस्ट दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। एंड आई विल मेक श्योर कि ऐसा हो। ठीक है, स्टार्टिंग की फर्स्ट 1 या 2 क्लासेस थोड़ी सी थ्योरेटिकल रहेंगी, लेकिन उसके बाद वील कैच अप विद द कोड। ठीक है, सबको क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ यार मतलब गाइज एक बहुत बड़ा ये है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा कि यू गाइज, हाँ सॉरी यार मैं चैट्स नहीं देख रहा था, सॉरी माय बैड। अच्छा गाइज यार इंटरेक्टिंग ऑन द चैट सॉरी। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना ज्यादा आप लोग इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आप लोग को सी समझ में आएगी। उसका रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे यार धीरज ने पूछा कि एक बार कंपाइलर और समझा दो, तो मैंने 1-2 चीजें एक्स्ट्रा बताई और आप लोग को भी दोबारा सुनने का मौका मिला, तो आप लोग को भी बेटर समझ में आया ना? यस सर। यस या नो? Yes, मतलब तो मतलब ऐसा ही होता है कि जितना ज्यादा कोडिंग में जितना ज्यादा आप लोग इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आप लोग सीखोगे। कैसे कि आगे जाके हम लोग एक कोड करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि यार भास्कर ने एक अप्रोच ए बताई, पंकज ने अप्रोच बी बताई, धीरज ने अप्रोच सी से किया है, लेकिन जब तक आप तीनों इंटरेक्ट नहीं करोगे, मतलब आके अप्रोच नहीं बताओगे, तब तक बाकी सबको आइडिया कैसे लगेगा कि अच्छा इस कोड को करने की, इस क्वेश्चन को करने की 3 अलग अलग मेथड्स थे। तो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं डेटा टाइप्स पे। तो यार डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज का मतलब इस एक तरीके से समझ लो कि डेटा टाइप्स के बिना सी में कुछ नहीं करते हम, ना कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप्स के बिना। सॉरी, हाँ तो मैं कह रहा था, हाँ डेटा टाइप्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं करते। ना तो कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ना तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ना ही हम लोग प्रिंटफ से अगर कोई आउटपुट दे सकते हैं अगर हमें डेटा टाइप्स क्लियर ना हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा ताकि माइंड्स में आप लोग के फिट हो जाए कि कौन सा डेटा टाइप कब यूज करना है। ठीक है, तो यार चलो डेटा टाइप्स देखो। अभी यहाँ पे डेटा टाइप्स का डिस्क्रिप्शन है। एक होता है बेसिक डेटा टाइप, एक होता है एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स, एक होता है टाइप वॉइड,
और एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। अभी के लिए हम पहले 3 डेटा टाइप्स पे ध्यान देते हैं, जो कि और जो चौथा डेटा टाइप है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, पॉइंटर्स, एरेज, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, फंक्शंस, ये हम लोग कुछ क्लासेस बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले 3 डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। और गाइस एक चीज नोट कर लो, मैंने अगर बोला है कि मैं कुछ क्लासेस बाद पढ़ाऊंगा तो आप लोग, और अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो आप लोग क्वेश्चन करो मेरे से कि मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, या फिर कोई भी नई चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज क्वेश्चन मी, ठीक है। क्वेश्चन इज वन थिंग जिसका कोई चार्ज नहीं लगता, नॉलेज इज वन थिंग जो शेयरिंग से बढ़ती है, तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। कोई चीज मैंने ऐसी बोली है आज की क्लास में, मैंने 2-3 चीजें बोली है, फंक्शंस, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, और क्या बोला है, और भी कुछ बोला है, 2 चीजें अभी के लिए, 2 चीजें मुझे याद आ रही है, फंक्शंस एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ये 2 मैं तुम लोग को कुछ क्लासेस बाद पढ़ाऊंगा, तो याद रखना ये चीज, और पूछना मेरे से अगर मैंने कुछ क्लासेस बाद नहीं पढ़ाई या फिर कब प्लान करूंगा। तो बेसिक डेटा टाइप्स की बात करते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप्स मैथ्स में अरिथमेटिक डेटा टाइप्स होते हैं, प्लस माइनस वाले डेटा टाइप। वैसे फॉर एग्जांपल नंबर लाइन की बात करते हैं, नंबर लाइन में रियल वैल्यूज होती है, डेसिमल वैल्यूज होती है, इंटीजर वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वही है, इंटीजर टाइप्स के एंड फ्लोटिंग टाइप्स के। फ्लोटिंग टाइप का मतलब डेसिमल, जिनके अंदर डेसिमल डिजिट्स होती हैं, उनको हम लोग सी में फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे चल के इंटीजर डेटा टाइप्स एंड फ्लोटिंग टाइप्स में काफी अच्छे से क्लियर कर दूं। एन्यूमरेटेड टाइप्स, they are again arithmetic type and they are used to define variables that can only assign certain discrete integer values through the program. यार एक बात बताओ, कैन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टर्म पता है? मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टर्म आता है, वो सबको पता होगा, राइट? कोई मुझे बताएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, जिसमें आइटा की टर्म आती है ना, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तो वो क्या वो रियल नंबर्स होते हैं? नहीं, वो रियल, नो सर, रियल नहीं होता सर वो। बट फिर भी हम लोग उनको पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? किसी ने ये सोचा है? हम एक चीज बताओ कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। एक चीज बताओ, कोई चीज जो कि नंबर लाइन पे कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम लोग, फिर भी पढ़ते हैं। किसी ने सोचा कभी क्यों? तो मैं बताता हूं क्या होता है कि सी ने ये चीज सोची थी। तो जिसने सी बनाई थी, बाय द वे सी एक लड़की ने बनाई थी। तुम किसी को इस चीज के बारे में पता था कि जो सी लैंग्वेज जो भी लिखी है वो एक लड़की ने बनाई थी? मतलब बनाई तो काफी लोगों ने मिलकर थी, लेकिन जो हेड थी वो एक लड़की थी उस टाइम। तो उसने इस बारे में सोचा था। तो कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ऐसी होती हैं कि जिनके लिए हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स और फ्लोटिंग डेटा टाइप्स, मतलब कि डेसिमल वाले डेटा टाइप्स एंड इंटीजर वाले डेटा टाइप्स, ये काम नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे नंबर्स के लिए या फिर ऐसी वैल्यूज के लिए हम लोग को किन की जरूरत पड़ती है? एन्यूमरेटेड टाइप्स की। क्या क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। नो सर, एक बार फिर बताइए। नो सर, एक बार फिर बताइए। हाँ चलो ठीक है। ऐसे समझते हैं। एक यार देखो, हमारे पास होती है रियल वैल्यूज, एक होती है अनरियल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स को क्या करते हैं हम लोग? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, ये चीज क्लियर है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा आई या फिर अंडर रूट ऑफ
-1 वाले जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर लाइन पे नहीं लिखते हैं, या फिर उनको हम ये भी नहीं बोलते हैं कि ये इंटीजर नंबर है। ऐसे समझो, मैं लिख के दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आता है। ओह अंडर रूट का ऑप्शन कैसे बनाएगा? तो ये एक रियल नंबर है। ये रियल नंबर है या नहीं है भाई? यस सर है। यस सर है। हाँ सर। रियल नंबर, अच्छा। ये कौन सा नंबर है? इसको क्या बोलते हैं? अनरियल। कॉम्प्लेक्स नंबर है सर ये। अनरियल अनरियल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ पाओ। हाँ तो यार मैंने इंटीजर ही है, मुझे तो पूरा इंटीजर ही दिख रहा है, तो तुमने इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, इंटीजर क्यों नहीं बोला? जिनको मतलब एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स में क्वेश्चन था, तो मेरा एक उनसे क्वेश्चन है कि यार तुमने अनरियल और कॉम्प्लेक्स नंबर बोला, लेकिन यार मुझे तो इंटीजर्स ही दिख रहे हैं। या फिर मैं आई को लिख दूं कि आई को लिख दूं, आई की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट ऑफ -1। तो यार तुम एक बार बताओ, इनको अनरियल नंबर्स बोल रहे हो, इंटीजर नहीं बोल रहे हो, जबकि -1 और +7 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो यार ये रियल नंबर्स हैं, ऐसा क्यों? सर जो ये 7 के में आइटा है ना, ये आइटा की -1 का अंडर रूट, तो -1 को के अंडर रूट को हम जो लाइन है ना रियल नंबर्स की, उन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। चलो ये एक एक्सप्लेनेशन है। तो एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हारे को ऊपर बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ाए थे, तो बेसिक डेटा टाइप्स में क्या बोला था कि इंटीजर टाइप्स हैं और डेसिमल टाइप्स हैं। तो क्या मैंने कहीं कॉम्प्लेक्स वाले की कोई बात करी थी? तो क्या इंटीजर डेटा टाइप से तुम क्या इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप से तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा सकते हो कोड में? नहीं ना। मतलब अगर मैंने लिख दिया इंटीजर इंट ए, क्या इंट ए के अंदर तुम कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे सकते हो? नहीं ना। तो ऐसे केसेस के लिए एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स होते हैं। ये प्री डिफाइंड भी होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि हम लोग खुद भी बना सकते हैं ऐसे डेटा टाइप्स। तो ये एन्यूमरेटेड टाइप्स हैं। अभी क्लियर हो गया सबको? अभी किसी को कोई डाउट एन्यूमरेटेड टाइप्स में? क्या मैं समझा पाया सबको? यस सर। क्या भाई, नो किसने बोला नहीं समझा पाया क्या? यस सर। बना रहे हो यार तुम। चलो ठीक है। अच्छा थर्ड वाले पे आते हैं। तो यार समझ गए सर। चलो ठीक है, तो थर्ड वाले पे आते हैं। तो थर्ड वाले को हम लोग कहते हैं, अब यार ये वॉइड डेटा टाइप होता है यार। तो वॉइड डेटा टाइप, एक बात बताओ, जैसे यार मेरे ना फादर ना बड़े स्ट्रिक्ट थे यार, ठीक है, और मैं मतलब कोई ज्यादा काम वाम नहीं करता था अपने, मतलब जब घर में रहता था, तो मेरे फादर ना मुझे एक ही चीज बोलते थे, ये नल्ला है, ये नल्ला है। या फिर आप लोग ने एक वो सीरियल देखा है, वो भाभी जी घर पे एक सीरियल आता है, वो पता है सबको? यस सर देखा है। यस सर। हाँ, तो उसमें एक विभूति नारायण मिश्रा है, नो सर। जिसको सब नल्ला नल्ला बोलते हैं, क्योंकि वो हाँ, सर। कोई हाँ, काम सर। नहीं करता, क्योंकि वो कोई भी रिटर्न नहीं देता, कोई भी पैसा नहीं करता। सिमिलरली वॉइड है, वॉइड भी नल्ला है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे, क्यों समझाना चाह रहा हूँ कि यार पता है वॉइड का ना कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। मतलब वॉइड अब देखो, जैसे रिटर्न टाइप से मेरा क्या मतलब है, जब मैंने लिखा इंट, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू देगा,
फ्लोटिंग, तो मैंने तुम लोग को बोला कि ये डेसिमल वैल्यू देगा या लेगा, ठीक है। जब अगर मैं बोल रहा हूँ एन्यूमरेटेड, तो उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, या तो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल मतलब या तो तुम्हारे को ये अनरियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज या तो लेगा या देगा, ठीक है। बट जब मैं void लिखता हूं, जब मैं लिखता हूं void, तो void में ना कुछ भी नहीं रहता। void मीन्स नल, मतलब इसमें कुछ ना तो आता है ना तो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आज से void का नया नामकरण कर देते हैं गाइस, नल्ला या विभूति नारायण मिश्रा, जिसको जो अच्छा लगे, ठीक है। और मैंने नल्ला की स्पेलिंग भी गलत लिख दी, बाप रे क्या होगा मेरा। चलो, void क्यों यूज होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। लोग बहुत से मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, ये मेरे से, मैंने जब एक Amazon का इंटरव्यू दिया था गाइस, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि void नल रिटर्न डेटा टाइप है, नल रिटर्न डेटा टाइप है, ठीक है। लेकिन व्हाई डू वी नीड void, हमें void की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई सोच के थोड़ा बता सकता है कि यार इंटीजर डेटा टाइप है तो ये इंटीजर दे देगा, डेसिमल वाला डेसिमल दे देगा, एन्यूमरेटेड वाला कॉम्प्लेक्स दे देगा या कुछ और दे देगा, बट void की जरूरत, void तो कुछ नहीं देता, बट तो हमें void की जरूरत क्यों पड़ी? कोई सोच सकता है कोई ऐसे डेटा के लिए जो कि मतलब इनमें से किसी के अंदर भी फिट ना हो? बट वही तो बात है ना दोस्त, कि void के अंदर ना तो कुछ आता है ना तो कुछ जाता है, तो फिटिंग की बात ही नहीं होती। फिर सर आप ही बताओ। चलो बता दो। यार एक काम करते हैं, इस पे जाते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं और एक न्यू कोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं void का बताने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जब तुमने किसी फंक्शन के आगे जौन सा डेटा टाइप लगाया है, उसका रिटर्न भी वही आएगा। ये चीज मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, बट ये हेलो वर्ड से ही सीखने वाली चीज है, ये तुम्हारा हेलो वर्ड प्रोग्राम से ही सीखने वाली चीज है। क्या कि फंक्शंस के आगे भी तुम डेटा टाइप्स लिखते हो, ठीक है, जिससे रिप्रेजेंट ये होता है कि ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा। इंट मेन void लिखा है तुमने, ठीक है, इंट मेन void हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद तुमने लिखा printf hello world। तो अब तुम बोल क्या रहे हो कि तुम ये बोल रहे हो कि तुमने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो तुमने जौन सा डेटा टाइप लिया है उसी टाइप का तुम्हारे को रिटर्न वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे इंटीजर है तो 0 आएगा, अगर यहाँ पे फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग को हम लोग डबल या फिर डबल से बोलते हैं, डबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लोट से भी करते हैं, वो चीज बताऊंगा क्या है। तो हम लोग यहाँ पे 0.0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है? सॉरी, ये चीज क्लियर हो गई? क्यों करते हैं ऐसा कि यार देखो, हर फंक्शन के आगे तुम्हारे को डेटा टाइप क्यों देने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि यार तुम्हारे को ज्यादातर चीजें तुम्हारे को बतानी पड़ती है कि ये फंक्शन अगर कॉल हुआ है तो ये फंक्शन डेटा टाइप तुम मेंशन इसलिए करते हो उस फंक्शन के नाम के आगे, ताकि तुम ये बता सको कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ अंदर करेगा बट मुझे एंड में लाके ये वैल्यू देगा। तो कंपाइलर क्या करता है कि जब भी उस फंक्शन के आगे पहले डेटा टाइप चेक करता है,
ठीक है, उस फंक्शन के नाम के आगे डेटा टाइप चेक करता है और इंतजार करता है कि वही वैल्यू, उसी डेटा टाइप की वैल्यू मुझे वापस मिलेगी। ठीक है, ये चीज कैसे होती है? तो यार ये चीज थोड़ा सा तुम्हारे को कंपाइलर पढ़ना पड़ेगा, और मैं वो चाहता नहीं पढ़ाना। तो ऐसे समझो कि दो दोस्त एक साथ काम कर रहे हैं, एक है कंपाइलर, ठीक है, और एक है कंपाइलर जूनियर। ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्या कर रहा है कि कंपाइलर आया, फंक्शन देखा उसने, और उसके आगे उसका डेटा टाइप देखा यार। तो उसने कहा कि यार उसने बोला अपने कंपाइलर जूनियर दोस्त को कि यार जूनियर, मेरे को यहाँ पे बोल रहे हैं कि डबल मेन है, तो मैं ना एक डबल वैल्यू के लिए रिटर्न करूंगा। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और इस फंक्शन के अंदर जो भी है ना वो सारे काम कर दो। तो जूनियर क्या करेगा, उस फंक्शन के अंदर तुमने जो भी लिखा होगा वो सारे काम करना शुरू कर देगा। और फिर जूनियर क्या करेगा कि जूनियर ने सारे काम कर दिए, उसको रिटर्न मिल गया, रिटर्न में उसको डेसिमल वैल्यू मिली, वो डेसिमल वैल्यू जूनियर लाके वापस कंपाइलर को दे देगा, और फिर कंपाइलर क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने बहुत, मतलब ये एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मींस इसका काफी लॉजिक काफी डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट कह रहा हूँ, काफी डिफिकल्ट है, बट मैंने थोड़ा सा तुम लोग के लेवल पे लाने की कोशिश की है ताकि तुम लोग समझ पाओ। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें तुम्हारे को कुछ रिटर्न करना ही नहीं है। तो फिर तुम एक बात बताओ, मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐसा फंक्शन लिखा है। मैंने लिखा डेटा टाइप, उसका मैं बाद में डिसाइड करूंगा। मैंने एक प्रिंटिंग फंक्शन लिखा है, प्रिंटिंग, और उसमें मैं कर क्या रहा हूं, उसमें मैं एक इंटीजर ले रहा हूं और उस इंटीजर को क्या कर रहा हूं, प्रिंटफ आके उस इंटीजर को मैं प्रिंट करवा दे रहा हूं सिर्फ। तो इसका नाम दिया मैंने प्रिंटिंग। तो तुम एक बात बताओ, जब मैं उसको ये बोलूंगा कि रिटर्न 0, तो इस चीज का कोई फायदा होगा? जब तुमने कोई ऐसा फंक्शन बनाया और तुमने उस फंक्शन को बोला कि या उस फंक्शन में कोई रिटर्न करने का फायदा होगा? नहीं होगा, राइट? गाइस समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है समझ। चलो, मैं खुद इसीलिए रुक गया, नहीं समझ में आ रहा होगा। चलो, तो मैं एक और बेटर तरीके से समझाता हूँ। तो यार होता क्या है, वॉइड इस केस में एक ऐसे समझो कि प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का काम क्या है, न्यूज आई, न्यूज छाप दी और पेपर भेज दिया, ठीक है। या फिर ऐसे भी मत समझो, देखो बेटर कैसे ये चीज मैं तुम्हारे को समझाऊं। अच्छा चलो ठीक, तुम गए दुकानदार के पास, ठीक है। तुमने कहा कि भैया मेरे पास ये 20 रुपए हैं और मुझे 10 रुपए की डेयरी मिल्क चाहिए। ठीक है, तुम्हारे को रिटर्न में क्या देगा, 10 रुपए देगा वापस और डेयरी मिल्क देगा, है ना। अब यार अब ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल, अरे सॉरी, अब ऐसा समझो कि यार मान लो कि मैं जा रहा हूँ दुकानदार के पास और मैंने ना बहुत उधार लिया हुआ था दुकानदार से, और मैंने तो मैं कह रहा था कि मान लो कि मैंने ना एक उसी दुकानदार से मैंने 2000 रुपए का उधार ले रखा था, ठीक है। क्योंकि और अब मैं उसके पास गया, मैंने उसको कहा कि भैया ये लो 100 रुपए और मुझे 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क दे दो। तो वो दुकानदार क्या करेगा, क्या मुझे डेयरी मिल्क देगा?
थोड़ा ये तो सिंपल कॉमन सेंस है ना। हाँ मेरे देना सर आपने मैंने उसे अरे मैं क्या था, मैंने उस दुकानदार से 2000 100 रुपए लेके गया और मैंने उससे बोला कि भाई 10 रुपए की डेयरी मिल्क दे दो। तो भाई सिंपल सी बात है, अब चाहे राजस्थान में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं भी हो, दुकानदार कोई भी होता वो यही करता कि 100 रुपए भी ले लेता और ना तो चॉकलेट भी देता और कहता 1900 रुपए और बचे हैं, वापस दे जाना। ठीक है, यही तो करता। हाँ तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉइड हुआ, तुम्हारे को कुछ रिटर्न मिला नहीं ना। नहीं सर तुम्हारे वैल्यू देने का भी फायदा नहीं हुआ, तुम्हारे पैसे देने का भी फायदा नहीं हुआ और तुम्हारे को वापस भी कुछ नहीं मिला। ऐसे ही वॉइड के साथ होता है, कोई वैल्यू दे भी दो तब भी कोई फायदा नहीं और उसका रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो मान लो एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसमें मेरे को कुछ रिटर्न ही नहीं करना। मैं उससे बोल रहा हूं अपने कोड से कि यार मुझे सिर्फ एक ऐसा फंक्शन दे दो जिसमें मुझे कोई भी चीज रिटर्न ना करनी पड़े, मुझे कंप्यूटर का दिमाग नहीं खाना, मैं प्रिंट करा लूं। हम लोग वॉइड यूज करते हैं और जब हम लोग वॉइड यूज करते हैं तो हमें डेटा टाइप रिटर्न 0 नहीं पास, रिटर्न पास ही नहीं करना पड़ता। वॉइड का रिटर्न जो होता है वो नल होता है, क्योंकि वॉइड नल्ला है। अब समझ में आया? यस सर। अभी यस सर। और क्लियर करना है और भी कर सकते हैं। चलो वेरी गुड। चलो तो ये तुम लोग अगर गौर से देखो तो अभी हम लोग डेटा टाइप समझ रहे हैं, एक तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। धीरे धीरे अब आप ही लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करना सीख जाओगे, आप ही लोग फंक्शंस डिक्लेयर करना सीख जाओगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा कोड लिखना सीख जाए। तो अब समझ में आ रहा है कि हम लोग इतनी थ्योरी पे इतनी देर से कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि क्यों मैं आइडेंटिफायर पढ़ा रहा हूँ, इंट पढ़ा रहा हूँ, टोकन पढ़ा रहा हूँ, क्या फायदा इनसे ही फायदा होता है।